आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बिजी की पेन ड्राइव क्लास के अंदर आज अपने साथ रिसीव और पेमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को बिजी में अगर रिसीव और पेमेंट टॉपिक को डिस्कस करना है या आप बिजी के अंदर पेमेंट रिसीव का टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बिजी से पहले आपको डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं तो आपकी क्लास इस 5 से 7 मिनट के अंदर पेमेंट रिसीप्ट की फिनिश कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल सिखाऊंगा और उसके बाद बिजी में किस तरीके से पेमेंट रिसीव की जाती है मैं आपको वो बताऊंगा। चाहे आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हो और चाहे आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सबके अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट यूजर फ्रेंडली थोड़ा सा डिफरेंट है। टैली के अंदर अलग तरीके से दिखता है, बिजी के अंदर अलग तरीके से दिखता है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक लाए हैं, इसमें हम रूल सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। इसके लिए मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 6 ओपन किया है अकाउंट्स का, जिसमें आज हम आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बताएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर सीखना है कि अकाउंट्स क्या है या अकाउंट्स किसको बोलते हैं। तभी आप बिजी के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। लिखा, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर हेड। अकाउंट्स का मतलब क्या है? जो बिजी में या टैली में आप F3 करके बिजी में पार्टी बनाते हो और टैली में Alt प्लस C करके जो आप पार्टी बनाते हो, बेसिकली वो आपके लिए पार्टी है, जबकि रियल में अकाउंट्स के अंदर उस पार्टी को पार्टी के नाम से ना बोल के हम अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। ये पहली चीज क्लियर हो गई। लिखा हुआ इन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर हेड। ये कह रहा है कि अगर तुमने कोई एक अकाउंट बनाया है, सपोज तुमने अकाउंट बनाया एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस के नाम से, और तुमने इसके साथ एक साल में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करी, मान लो तुमने इसे 10 लाख का सेल करी और कम से कम एक बिल, दो बिल, ऐसे करते करते साल में आपने 50 बिल इसको बनाए। इसने 50 बिल की पेमेंट थी, वो साल में 150 बार करी, तो टोटल इसकी एंट्री कितनी होगी? 200 एंट्री होगी। कितनी होगी? 200 एंट्री होगी। जब इसकी 200 एंट्री हो गई, अब तुम चाहते हो एक बंदे का रिकॉर्ड देखना कि मैंने एसएस सॉफ्टवेयर को कितना माल बेचा, उसने मुझे कितना पैसा दे दिया। मैं उसकी एक समराइज रिपोर्ट देखना चाहता हूं। मैं क्या देखना चाहता हूं? एक समराइज रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। उसे क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। मतलब अगर तुम सेल की लिस्ट निकालोगे तो तुम्हारी 150 एंट्री तो आएंगी आएंगी एसएस सॉफ्टवेयर की। तुम रिसीव निकालोगे, उसमें 150 एंट्री तुम्हारी आएंगी। लेकिन हो सकता है आपने किसी और को माल भी बेचा, तो दोनों सब मिक्स हो जाएंगी। मैं चाहता हूं किसी एक बंदे की रिपोर्ट जब मैं निकालूं तो खाली उसी की ट्रांजेक्शन आए, उसे ही कहते हैं अकाउंट। जैसे बिजी में आप ऑल प्लस एल करते हो, तो आपने उसको जितना माल बेचा या आपको उसने जितना पैसा दिया, वो सब रिपोर्ट उसके अंदर आती है। तो वैसे ही अकाउंट्स का मतलब होता है अकाउंट इन समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर। किसी एक पार्टी की आपको सारी रिपोर्ट देखना ही क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंट्स। अगर आपने कभी अकाउंट्स को देखा हो तो ये टी शेप फॉर्मेट होता है। आप येलो कलर की लाइन को थोड़ा फोकस करेंगे तो ये टी शेप फॉर्मेट होता है, जिसकी लेफ्ट साइड डेबिट होती है और जिसकी राइट साइड क्रेडिट होती है। डेबिट को हम डी आर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सी आर से डिनोट करते हैं। डी आर बोले तो डेबिट और सी आर बोले तो क्रेडिट। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम अकाउंट्स लिखते हैं जिस भी खाते का नाम होगा। अभी हमने आपको कैश दिखाया है तो ये कैश नाम है, और अगर ये बैंक होता तो यहाँ पर बैंक नाम शो होता। क्लियर? साथ साथ दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें ये वाला हिस्सा पूरा डेबिट हो गया और ये वाला हिस्सा पूरा क्रेडिट हो गया। इसका मतलब जब भी तुम कैश में कोई पैसा तुम्हारे पास आएगा, डेबिट मतलब होता है आना, तो आप यहाँ डेट लिखोगे,
ठीक है, किससे पैसा आया उसका नाम लिखोगे, कितना 100 रुपए या 10,000 रुपए, और कब पैसा गया तुम यहां मेंशन करोगे, कितना 5,000। तो आप इस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो याद रखना, अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट होता है जिसमें लेफ्ट साइड आपकी डेबिट एंड राइट साइड आपकी क्रेडिट होती है। क्लियर है? टी शेप फॉर्मेट आ गया, इसका मतलब हमारे पास दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट साइड को डेबिट एंड राइट साइड को क्रेडिट, एंड अकाउंट कौन से फॉर्मेट का होता है, टी शेप फॉर्मेट का होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दो पार्टों में बांटते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, जिसको हम अप्रोच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अप्रोच को नाम से जानते हैं। जिसमें पहली अप्रोच होती है अमेरिकन अप्रोच, या फिर हम इसको और वर्ड लगा के बोल सकते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या बोल सकते हैं हम लोग? मॉडर्न अप्रोच। और इसमें दूसरी अप्रोच आती है, एक होती है इंग्लिश अप्रोच, या फिर इसको और बोल के बोल सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। आज अगर मैं बात करूं, कोई प्रोफेशनल, कोई सीए या कोई एडवोकेट है, वो कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करता, वो हमेशा मॉडर्न अप्रोच को या फिर अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो बच्चों को जो सिखाई जाती है वो इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाई जाती है, जिसमें वो तीन बातें बताते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अमेरिकन अप्रोच में अलग तरीके से, और ये बहुत ईजी है, अगर आप अमेरिकन अप्रोच सीख जाते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है अमेरिकन अप्रोच में कि आपका बैकग्राउंड आर्ट कॉमर्स का होना चाहिए। आपको बैलेंस शीट के एलिमेंट पता होने चाहिए, बैलेंस शीट से पहले अकाउंट जो बनाते हैं वो पता होने, जब आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम दोनों अप्रोचों को साथ साथ कवर करेंगे, और आपको जो अच्छी लगे आप उसको अपने साथ मेंटेन कर लेंगे। तो हमने बताया अप्रोच दो तरह की होती है, पहली होती है अमेरिकन अप्रोच, या फिर हम उसे मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। एक होती है हमारी इंग्लिश अप्रोच, जिसे या फिर उसका दूसरा नाम होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। सर हम याद कैसे करेंगे? इसे शॉर्ट फॉर्म में बना लो, एएम। एएम होता है ना मॉर्निंग में, जैसे चल रहे हैं अभी हम मॉर्निंग में क्लास दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एएम। एएम को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मेरिडियम। अगर जो आप एम में होता है वो क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियम। और अगर इसको बनाना है तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, ईटीटी, मतलब इकोनॉमिक टाइम। तो आपको देखो जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से बना लो, ताकि आपको जब मैं आपसे पूछूं कि अप्रोच कितने तरह की होती है, तो आप मुझे बता सको कि सर अप्रोच दो तरह की होती है, एक होती है अमेरिकन अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। एक होती है आपकी इंग्लिश अप्रोच और दूसरी होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं बात करूं, हमने अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच को 5 पार्टों में बांटा है। पहला असेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू और पांचवा एक्सपेंस। इसका मतलब हमारे पास 5 तरह की है, पहली असेट्स, दूसरी लाइबिलिटीज, तीसरी कैपिटल, चौथी रेवेन्यू और पांचवा एक्सपेंस। ये हमारे पास टोटल मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच में हैंगे। जबकि हम इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उस केस में हमने इसको 3 पार्टों में बांटा है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच में 5 चीजें थी। पहला आपका था कौन सा? लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, असेट्स और एक्सपेंस। लेकिन फिर भी मैंने उसको 5 पार्टों में, 5 पार्टों को 2 पार्टों में बांट दिया। मैंने बोला असेट्स और एक्सपेंस को अलग कर दिया, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल को क्या कर दिया मैंने? अलग कर दी। मतलब जब संपत्ति की और खर्चों की बात आएगा तो उसका एक अलग पार्ट बना दिया, और जब लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल की बात आएगी तो मैंने लिए उसका एक अलग पार्ट बना दिया। क्लियर? ये मैंने करा, जबकि जो मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच को कितने पार्टों में बांटा है? 5, लेकिन मैंने उसे इजी करने के लिए 2 पार्टों में बांट दिया। पहला असेट्स अलग कर दिया और एक्सपेंस अलग कर दिया, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल को भी मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसके बाद हमेशा याद रखना मेरी ये वाली बात जो आपके साथ बताने जा रहा हूं, असेट्स और एक्सपेंस या फिर ड्राइंग या फिर परचेज या फिर सेल रिटर्न या लॉस अगर कभी बढ़ेंगे तो वो ऑलवेज डेबिट होंगे।
अगर कोई असेट्स आएगी तो वो हमेशा डेबिट होगी, और जब कोई एसेट जाएगी तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। इस बात को अपने माइंड में आप लोग सेट कर लेना, जो मैं अभी सेंटेंस आपके साथ बोल रहा हूँ। अगर कोई असेट्स है, या कोई एक्सपेंस है, या कोई ड्राइंग है, या कोई परचेज है, या कोई सेल रिटर्न है, या फिर कोई लॉस है, तो वो हमेशा डेबिट होंगे। जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब ये घटेंगे तो क्रेडिट। जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब ये घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। जबकि इसका अपोजिट है लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, सेल, परचेज रिटर्न, इनकम और गेन और प्रोविजन। ये सब बढ़ेंगे, ये सब घटेंगे तो डेबिट होंगे, और ये सब बढ़ेंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर वो घटेगा तो डेबिट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। असेट्स, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट, और घटेंगे तो डेबिट होंगे। इसका सिंपल सी बात एक सेंटेंस बोलूं, अगर लायबिलिटीज कभी भी बढ़ती है तो वो ऑलवेज क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट होती है। अगर लायबिलिटीज बढ़ती, लायबिलिटीज मतलब देनदारी बढ़ती है, तो हमेशा वो क्रेडिट होती है। लेकिन अगर असेट्स बढ़ेगी तो वो हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। वो हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। वो हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात करें तो रेंट पेड, रेंट रिसीव, ये इनकम हो गई। एक्सपेंस मतलब जानते हो, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम होती है। कैरिज इनवर्ड, आउटवर्ड, परचेज, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, डेप्रिसिएशन, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या है? मेरे खर्चे थे। अगर मैं असेट्स की बात करूं या लायबिलिटीज की, लायबिलिटीज में पहला टॉपिक आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुमने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए का माल उधार में दे दो। मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको जानता कोई हूँ। कल को आप पैसा लेके भाग गए तो मैं किसको पकड़ूंगा? उसने कहा सर ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी आपको दुख नहीं होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे उस्ताद हो, मैं जानता हूँ, लेकिन सर ये पैसों का मामला है, प्लीज आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझसे एक नोट ले लो, मैं आपको क्या बना के देता हूँ? एक बिल्स पेबल बना के देता हूँ। और अगर मैं 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपको पैसा नहीं देता, तो आप बैंक में जाके उसको क्या करा सकते हैं? रिलीज करा के अपना पैसा ले सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्स पेबल। एक होता है बिल्स रिसीवेबल। अगर मैंने अभी माल खरीदा था तो मैंने उसे बिल्स पेबल दे दिया, लेकिन कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आप मुझे उधार पे माल दे दो। मैं उनको उधार पे माल बेचता हूं, मैं उनसे क्या लेता हूं? एक बिल रिसीवेबल। जो वो पैसा नहीं देंगे तो मैं उनके बैंक से पैसा ले सकता हूं। ऐसी एडवांस इनकम, ऐसी हमारे पास एक आता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब जानते हो? अगर तुम बिना पढ़े मुझे पैसा दे दोगे तो मेरे लिए क्या होगा? एडवांस। एडवांस किसी के लिए लायबिलिटी होती है। अगर तुम पढ़ने से पहले मुझे फीस दोगे तो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए क्या है? एडवांस। और मेरे लिए वो क्या है? कर्जा है, और मुझे फ्यूचर में देना है, तो इसलिए हमने उसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं? लायबिलिटीज के अंदर। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है प्रीपेड? सर्विस लेने से पहले ही मैंने पैसा दे दिया, तुमने मुझसे पढ़ने से पहले ही मुझे फीस दे दी 10,000 रुपए, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, और मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटीज। आपका वो एक असेट्स, एक संपत्ति बन गई, मुझे आपको सर्विस देनी है और आपको मुझसे सर्विस लेनी है, तो आपका हक है मुझ पर, वो आपकी क्या है? असेट्स है। मेरे लिए वो क्या है? कर्जा है, क्योंकि मुझे आपको सर्विस देनी है। क्लियर है? ऐसे होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज का फायदा ले लेना और पैसे ना देना, वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग कहलाता है। अगर तुम किसी चीज का बेनिफिट लेते हो और उसके पैसा नहीं देते, तो हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? आउटस्टैंडिंग के अंदर डालेंगे। एक होता है एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव, कि तुम्हें इनकम हो गई बट वो अभी रिसीव नहीं हुई। सर एग्जांपल के लिए, मान लो आपने किसी को माल बेचा,
आपको पता है वहां से मुझे 50,000 रुपए की इनकम होगी, मुझे वहां से 50,000 रुपए आएंगे। क्या आपने, वो आपको पैसा मिला? नहीं मिला, लेकिन आपने क्या मान लिया कि आपको इनकम हुई। तो कई बार जब आपको इनकम हो जाएगी, जब कई बार आपको क्या होगी, इनकम होगी और पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव। इनकम तो हो गई लेकिन अभी वो हमें क्या नहीं हुई है, रिसीव नहीं हुई। क्रेडिटर्स यू नो वेरी वेल, जिनसे हम उधार पर माल खरीदते हो, जिनको हमें पैसा देना होता है, वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, मेरी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाने की मशीन है तो उसे किस कैटेगरी में डालूंगा, प्लांट एंड मशीनरी में डालूंगा। बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब क्या है, मेरी असेट, एक मेरी संपत्ति है। जबकि लोन मेरे लिए क्या है, एक खर्चा है, या फिर मेरी क्या है, देनदारी जो मुझे देना है। मैंने आपसे लोन लिया तो क्या मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, दूंगा ना। तो मेरे लिए क्या है वो लायबिलिटीज, और आपके लिए क्या है वो असेट्स। इतना समझ आ गया। याद रखना बैलेंस शीट में दो पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट करंट असेट्स का होता है, ठीक है, सॉरी, करंट असेट्स का होता है, जिसमें आपका कैश आता है, जिसमें आपका बैंक आता है, जिसमें डेप्टर्स आता है, बिल रिसीवेबल आता है, स्टॉक आता है, प्रीपेड आता है और एक्रूड इनकम आती है। ये आपकी करंट असेट्स होती हैं। और आपको पता है करंट असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कभी एक समान नहीं रहती। जैसे कभी कैश एक समान नहीं रहेगा, कभी बैंक कभी एक जैसा समान नहीं रहेगा। आज 10,000 है, कल हो सकता है 20,000, हो सकता है कल 5,000 रह जाए। तो ये कभी क्या नहीं होते, एक समान नहीं होते। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती है जो आज 1 अप्रैल को भी उतनी थी और 31 मार्च को भी उतनी थी, वो क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, ऐसी कोई पेमेंट जो आप 1 साल के बाद करते हो, वो क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक होता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। जब तुम कंपनी में काम करते हो तो वहां पर प्रॉफिट नहीं होता, जो भी प्रॉफिट होता है वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर यहाँ रिजर्व फंड बोल रहे हो, रिजर्व फंड का मतलब होता है कोई ऐसा फंड बनाना जो फ्यूचर में काम आए। मैंने रिजर्व एंड सरप्लस बोला कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप किसके अंदर डाल दोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। जबकि रिजर्व फंड दूसरा होता है, कभी फ्यूचर के लिए हम कुछ खर्चा को क्या करते हैं, कुछ खर्चे फ्यूचर में जो करने, उसके लिए हम आज से ही रिजर्व बनाते हैं। जैसे आपको फ्यूचर में घर लेना है तो तुम क्या करते हो, आज से ही पैसा स्टार्ट करने लगते हो कि मैं फ्यूचर में पैसे से ही क्या ले लूंगा, घर ले लूंगा। वैसे ही अपनी कंपनी भी एक रिजर्व बनाती है, जिसमें हर साल कुछ पैसा डालती है, और फ्यूचर में जब हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम उस रिजर्व से वो पैसा क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब कौन होता है, मालिक होता है। कैपिटल मतलब कौन होता है, कंपनी का मालिक जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। इसके बाद आती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो जानते हो, वो सारी संपत्ति जो हमेशा एक समान रहती है, जो कभी घटती बढ़ती नहीं है। और एक आता है इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्ति जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, वो सब क्या है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, वो क्या कहलाती है, इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल। आपने देखा ना, कहते हैं कि सर वो बहुत सारा अच्छा पढ़ाते हैं, वो क्या है, गुडविल है। और गुडविल ऐसा नहीं है कि एक दिन में बनती है, गुडविल को बनने में समय लगता है। हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है कई साल लग जाए, जब जाके आपकी गुडविल बनती है। और वो गुडविल भी आपकी क्या है, असेट्स है। कई बार जब कंपनी अपनी कंपनी को सेल करती है तो हर चीज तो सेल करती है, साथ साथ वो अपनी गुडविल भी सेल करती है कि सर मैं अपनी गुडविल आपको 20 लाख रुपए का दे रहा हूँ या फिर 50 लाख रुपए का दे रहा हूँ। क्लियर है। इतना समझ आ गया तो बस ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब आपकी अमेरिकन अप्रोच स्टार्ट हो रही है या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट हो रही है। अभी हमने आपकी दोनों अप्रोच को फिनिश कर दिया, अमेरिकन और मॉडर्न। उसमें बस एक बात याद रखनी थी कि असेट्स और लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अगर असेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट, और घटेंगे तो क्रेडिट। लेकिन लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट, और घटेंगे तो डेबिट। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंग्लिश
या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसका नाम इंग्लिश या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसको अकाउंट्स में दो पार्टों में बांटा जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताओ इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच में को कितने पार्टों में बांटा, तो कहोगे सर आप दो पार्टों में, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। अगर हम पर्सनल की बात करें तो पर्सनल को तीन बातों में बांटा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो याद रखना मैंने पर्सनल अकाउंट को तीन पार्टों में बांटा है, पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जबकि हम बात करें इम्पर्सनल अकाउंट को हमने दो पार्टों में बांटा है, एक आपका रियल अकाउंट और दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। एक आपका रियल अकाउंट और दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ लिखा है पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। जैसे मैं एक पर्सन हूं, मेरा एक नाम है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, पर्सनल अकाउंट। आपका नाम है तो आप क्या कहलाओगे, एक पर्सनल अकाउंट कहलाओगे। तो अगर वो बंदे जिसका कोई नाम होता है उसे किस कैटेगरी में हम डालते हैं, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। किस कैटेगरी में डालते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे इंडिविजुअल, जैसे कंपनी, जैसे फर्म, ये सब क्या है, पर्सनल है, जो किसी नाम से। क्लियर है? तो याद रखना पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी नाम से होते हैं। सर कैसे, जैसे इंडिविजुअल में बात करें तो रामलाल, श्यामलाल, विजय लाल, मुरारी लाल, मिस्टर जॉय, मिस रूपबती, ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जो सिंगल बंदा है। जबकि फर्म की बात करें तो एबीसी एंड कंपनी, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, आकाश मार्बल, पूजा बेकरी, शर्मा ज्वेलरी स्टोर और गुप्ता मेडिकल, ये सब क्या है, ये फर्म है। ये क्या है, सब फर्म। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। और कंपनी आपको पता होगी, कंपनी दो होती है, या तो लिमिटेड होती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड होती है। फर्म और कंपनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। फर्म में कभी भी लिमिटेड या फिर पब्लिक प्राइवेट वर्ड नहीं आता, और कोई भी पार्टनरशिप फर्म को बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपनी बनानी है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसका, उसके बाद जाके आपको प्राइवेट लिमिटेड मिलती है। तो कई बार अगर तुम बोर्ड पर लिखते हो ना एबीसी कंपनी, तो आपकी कंपनी नहीं है, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है। हो सकता है आपकी इंडिविजुअल फर्म हो, लेकिन जब तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड मिलेगा तब वो कंपनी है, अदरवाइज वो कोई कंपनी नहीं है। अगर पर्सनल अकाउंट में याद रखना, अटेंशन प्लीज, अटेंशन मतलब थोड़ा एक्टिव होना। कौन कौन चीज आती है, बैंक अकाउंट पर्सनल कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है क्या, बैंक अकाउंट, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में पहला था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या था कि अगर कोई बंदा बाय बर्थ जनरेट होता, जैसा नॉर्मल, जैसे प्राकृतिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके द्वारा कोई जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल अकाउंट। क्या बोलते हैं, नेचुरल। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर मनुष्य के द्वारा कोई चीज बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने एक कंपनी बना ली, एबीसी कंपनी, ठीक है, या फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है, कंपनी बन गई। तो ये किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल सॉरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे हम, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम इसे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जिसमें आपका एबीसी कंपनी, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, आकाश मार्बल, पूजा बेकरी, शर्मा ज्वेलरी स्टोर और गुप्ता मेडिकल। क्लियर, आ जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि कभी भी हम इसको अभी स्टार्ट नहीं कर सकते,
इसके लिए आपको नॉमिनल अकाउंट सीखना पड़ेगा। तो नॉमिनल सीख लेते हैं, फिर आगे आएंगे इस टॉपिक पर। अब आते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका नॉमिनल। रियल अकाउंट कौन सा होता है? लिखा है रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू टेंजेबल और इनटेंजेबल असेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेब्टर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, बैंक। कह रहा है रियल अकाउंट्स हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें टेंजेबल और इनटेंजेबल असेट्स आती है। मतलब कहने का है कि आपकी कोई भी असेट्स है, जब वो आती है तो किस कैटेगरी में जाएगी? रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में जाएगी। कोई भी तरह की आपके पास असेट्स हो, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे वो आपकी इनटेंजेबल हो, हम इसे किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे? रियल अकाउंट्स के अंदर डालेंगे। लेकिन कभी भी इंक्लूड मत करना डेब्टर्स, कभी तुम्हारा क्या नहीं हो सकता? रियल अकाउंट्स नहीं होता, क्योंकि वो क्या है आपका पर्सनल अकाउंट था। प्रीपेड कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता? रियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि वो क्या था? पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंस कभी भी आपका रियल अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या था? आपका नॉमिनल अकाउंट बनेगा। एक्रूड इनकम नॉमिनल। बिल रिसीवेबल अगर नाम से है तो पर्सनल, और बैंक पर्सनल। क्लियर है? तो ये याद रखना। सर रियल में फिर आएंगे कौन? तो रियल में आएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। ये सब किसके अंदर आएंगे? रियल। तो रियल का कहने का मतलब है कि रियल अकाउंट्स हमारे वो अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी असेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो टेंजेबल हो या फिर वो इनटेंजेबल हो। तो एक्सक्लूडिंग, इसको शामिल कभी मत करना। एक्सक्लूडिंग का मतलब किसे कभी शामिल मत करना, जैसे बैंक को, डेब्टर्स को, बिल रिसीवेबल को, प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्रूड इनकम को, क्योंकि दोज आइटम आर रिलेट टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि सभी आइटम किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। तो ये रियल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अब सिंपल सा अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू, ईटीसी। वो सारे खर्चे या वो सारी इनकम किस कैटेगरी में जाएगी? नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में। ये बात को अपने माइंड में फिक्स कर लेना आप लोग कि नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन और रेवेन्यू। सारे आपके खर्चे, सारे आपके लॉस, सारी आपकी इनकम और सारे आपके रेवेन्यू सब किस कैटेगरी में जाएंगे? रेवेन्यू नॉमिनल की कैटेगरी में जाएंगे। किस में जाएंगे? नॉमिनल। तो नॉमिनल में खर्चे तो आप जानते हो, रेंट, रेंट रिसीव, सैलरी, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट, बैड डेट रिकवर, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड। तो जो खर्चा है वो भी नॉमिनल में और जो भी इनकम है वो भी किसमें जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बचा था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारा वो अकाउंट्स होता है जब किसी नॉमिनल अकाउंट्स के खर्चों में, जब किसी नॉमिनल खर्चों में ये वर्ड जुड़ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, तो वो नॉमिनल अकाउंट ही नहीं बनता। क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और ये हो किसी वर्ड के आगे लगे, प्रीफिक्स मतलब होता है किसी वर्ड के आगे लगना, और सरफिक्स मतलब होता है किसी वर्ड के पीछे लगना। तो याद रखना, अगर किसी वर्ड के आगे, किसी खर्चे के आगे या किसी इनकम के आगे या पीछे ये नाम आ जाएं, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, ड्यू, एक्रूड और एडवांस, तो वो किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो जब प्रीफिक्स है तो किसी वर्ड के आगे आएगा और सरफिक्स होगा तो किसी वर्ड के पीछे आएगा। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉमिनल है, क्योंकि नॉर्मल है। लेकिन उसका क्या लगा दिया मैंने? आउटस्टैंडिंग, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इंटरेस्ट नॉमिनल, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू किस कैटेगरी में चला जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट
नॉमिनल में, लेकिन लिख दूं प्रीपेड रेंट तो किसमें चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। मैं लिख दूं इंश्योरेंस तो किसमें जाएगा, नॉमिनल में, लेकिन लिख दूं प्रीपेड इंश्योरेंस तो किसमें चला जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो कमीशन नॉमिनल, लेकिन कमीशन एक्रूड इसमें आ जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेजेस नॉमिनल, लेकिन वेजेस ड्यू लिख दूं तो रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है, इतना हो गया। बस अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी पर्सनल में आते हैं। रियल में बोलूं तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स आती है, और नॉमिनल बोलूं तो खर्चे, लॉसेस, गेन, इनकम और रेवेन्यू सब नॉमिनल में आता है। अब यही एक चार्ट है जिसके लिए हमने चैप्टर 6 को पूरा पढ़ा, और अगर आपको ये चार्ट क्लियर हो गया तो आपको समझ जाना डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। पहला कहता है पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है डेबिट द रिसीवर। पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को हमेशा डेबिट करो और जिसके पास से पैसा जाए उसको क्रेडिट करो। पर्सनल कहता है पाने वाले को डेबिट करो और जिसके पास से जाए उसको क्रेडिट करो। मतलब मैं शाहरुख मोहित को पैसा देता हूं, जब मैं मोहित को पैसा दूंगा तो मोहित क्या बन जाएगा, मोहित बन जाएगा रिसीवर और मैं कौन सा बन जाऊंगा, गिवर। तो मैं क्या होऊंगा, क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है, और मोहित क्या हो जाएगा, डेबिट। तो याद रखें जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है और जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। रियल की बात करें, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो चीजें, जो भी असेट्स आए सभी को डेबिट करो और जो भी असेट जाए सभी को क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी असेट्स आए सबको डेबिट करो और जो भी असेट जाए सबको क्रेडिट करो। क्लियर है। और नॉमिनल कहता है सारे एक्सपेंस को डेबिट करो और सारी इनकम को क्रेडिट करो। ठीक है, नॉमिनल की सिंपल सी डेफिनेशन है ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड क्रेडिट की इनकम में, क्रेडिट मतलब नॉमिनल में क्रेडिट की डेफिनेशन है ऑल इनकम आर क्रेडिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो पर्सनल कहता है पाने वाले को डेबिट और जिसके पास से जाए उसे क्रेडिट। रियल कहता है जो भी असेट्स आए सबको डेबिट और जो जाए क्रेडिट। और नॉमिनल कहता है सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। ये एक चार्ट है, अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो प्लीज आपके डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना कुछ भी कर लो आप बिजी में तुक्का लगाने के सिवा और कुछ नहीं करोगे। जब इंटरव्यू होगा तब आपको ये फील होगा कि मुझे डेबिट एंड क्रेडिट को आना चाहिए था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पर्सनल कहता है पाने वाले को डेबिट और जिसके पास से जाए उसे क्रेडिट। रियल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी असेट्स आए सभी को डेबिट करो और जो भी असेट्स जाए सभी को क्रेडिट करो। नॉमिनल कहता है सारे खर्चे डेबिट और जो सारी इनकम क्रेडिट। नॉमिनल कहता है सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। क्लियर है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपके साथ डेबिट एंड क्रेडिट को क्लियर किया, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया। पहले अकाउंट्स का मतलब बताया, फिर हमने आपको अप्रोच बताई कि हमारे पास दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। फिर हमने आपको इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया। हमने कहा हमने अमेरिकन अप्रोच को 5 पार्टों में बांटा है, फिर हमने उसे 2 कैटेगरी में करा, और फिर हमने कहा कि अगर हमारी एसेट्स बढ़ेगी या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। जबकि लायबिलिटीज, रेवेन्यू और इनकम के लिए हमने कहा जब वो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। फिर हमने आपको इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया, इसको हम 2 पार्टों में बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को हम 3 पार्टों में, आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और फिर इम्पर्सनल को 2 पार्टों में, रियल और नॉमिनल। नेचुरल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, जो बाय बर्थ जनरेट होता है। आर्टिफिशियल जो मनुष्यों के द्वारा बनता है। और रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी खर्चे के आगे पीछे कोई नाम आ जाए, जैसे आउटस्टैंडिंग, जैसे ड्यू, जैसे एक्रूड,
तो फिर वो क्या बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जबकि हम रियल की बात करें तो रियल में जो भी असेट्स आएगी डेबिट और जो भी असेट जाएगी वो क्रेडिट। नॉमिनल में क्या था आपके सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट थी। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।